नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है उसके पहले चैप्टर यानी ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, जिसकी हम बात करते रहे हैं, उसके 7वें सेक्शन की, 7th सेक्शन की। और ये सेक्शन है मोहरें, लिपि तथा बाट। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं: हड़प्पन सील्स, हड़प्पन स्क्रिप्ट और किस तरह के वेट्स और मेजर्स का यूज किया जाता था। ये तीनों ऐसे विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन इनके बारे में हमारी जानकारी आज भी बहुत सीमित है। मोहरों के बारे में हमें काफी कुछ पता है, लेकिन मोहरों के साथ ही लिपि का प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर स्पेसिमेंस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिपि के यानी स्क्रिप्ट के, वो हमें हड़प्पा की मोहरों से मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसी सरफेसेस या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर, जिसको हम हड़प्पा की लिपि कहते हैं, वो दिखाई देती है, लेकिन उनकी संख्या मोहरों की तुलना में काफी कम है। बाटों के विषय में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ जानकारी हमारे पास है, खास तौर पे कि क्या इनका वेट था, और जो अलग अलग किस्म के बाट मिले हैं, जो वेट्स मिले हैं, उनके बेसिस पर क्या जनरलाइजेशन किया जा सकता है कि किस तरह का वेइंग सिस्टम था, किस तरह का मानक थे, पैमाने थे, जिनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता में वेट्स और मेजर्स को मैनेज किया जाता था। तो आइए सबसे पहले हम 7.1 सेक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें एसेंशियली मोहरों और मुद्रांकन की बात की गई है। सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें भी हमने मोहरों की बात की थी, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में मोहरों का जिक्र हमें मिलता है, और उसमें हमने बात की थी कि किस तरह का सब्सटेंसेस से मोहरों को बनाया जाता था। स्टीटाइट के बारे में बात की थी, और ये भी समझने की कोशिश की थी कि पॉसिबली स्टीटाइट ही क्यों यूज़ किया जा रहा था, सेल खड़ी क्यों यूज़ किया जा रहा था मोहरों को बनाने में, मोहरों और छापों में क्या डिफरेंस है, और यही इस सेक्शन का नाम है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें आप देखेंगे ये एक मोहर है, यानी मोहर वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आकृति उकेरी जाती थी, और इस ऑब्जेक्ट को किसी भी गीली मिट्टी या किसी भी ऐसे पदार्थ पर प्रेस किया जाता था जिस पर इसकी छाप छूट सके। तो यहाँ आप देखेंगे ये मोहर है, और इसकी शायद मॉडर्न टाइम्स में छाप ली गई है, तो ये इसकी छाप है। तो मोहर को हम कह रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड है मोहरें, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज की गई हैं, और जो मुद्रांकन है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, तो ये सील है और ये सीलिंग है, यानी ये मोहर है और ये उसका मुद्रांकन है। तो आइए इस सेक्शन को पढ़ते हैं। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा, अक्षुण्ण मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो यहां पर आप देखें कि यह बताया गया है, चूंकि सील क्या थी, कैसे बनाई जाती थी, ये सब बातें पहले की जा चुकी हैं। यहां पर प्राइमरली इस विषय को उठाया गया है कि सील्स का पर्पस क्या था, और ऐसा प्रतीत होता है कि सील्स का पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज, यानी जो व्यापारिक एक्टिविटीज थी उनमें था, और शायद इसे इसलिए यूज किया जाता था कि किसी भी सामान के साथ छेड़छाड़ ना हुई हो, इस बात को इंश्योर किया जा सके। तो टेम्परिंग, टू प्रिवेंट टेम्परिंग, प्रिवेंट टेम्परिंग का मतलब हुआ कि कोई भी सामान जो है उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान में कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे भेजा जा रहा है, तो उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, इसको इंश्योर करने के लिए इस सील का प्रयोग किया जाता था। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये भेजने वाले की, या जो मैन्युफैक्चरर था जिसने सामान बनाया था, या जो ट्रेडर था, ट्रेडर्स आइडेंटिटी, यानी
जो व्यापारी था उसकी पहचान के लिए शायद इस सील का प्रयोग किया जाता था। तो इन सब चीजों के लिए या इनमें से किसी एक या दो चीज के लिए सील्स का प्रयोग किया जाता होगा, इस बात की संभावनाएं ज्यादा मानी जाती हैं। तो आज से कई दशक पहले पार्सल्स भेजे जाने का प्रचलन था, और उस पार्सल को जब भेजा जाता था, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह डाक विभाग के माध्यम से भेजा जाता था, तो उस सामान को आमतौर पर डाक विभाग एक सफ़ेद कपड़े में जब उसे सबमिट किया जाता था, तो एक सफ़ेद कपड़े में उसको अच्छी तरह से बांधा जाता था, सिला जाता था, और उसके बाद जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते थे वहाँ डाक विभाग लाख को पिघलाकर उसे वहां पर पेस्ट करता था और उसके ऊपर डाक विभाग की मोहर लगाई जाती थी। और इससे ये इंश्योर किया जाता था कि अगर वो लाख टूटी हुई है, अगर उस लाख के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो इसका मतलब उस सामान के साथ भी टेम्परिंग की गई हो, इस बात की संभावनाएं हैं। आज के समय में हम कुरियर्स भेजते हैं, या उससे भी अच्छा उदाहरण है आज ऑनलाइन कॉमर्स, ई कॉमर्स का ज़माना है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। ये एक सामान है जो कि एक नाइकॉन बहुत फेमस कैमरा कंपनी है, और उस कैमरा कंपनी का एक सामान भेजा गया है, और जहाँ से वो खुलता है, जो ये सील है जहाँ से इसको खोला जाता है, इस जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जिसको मैंने अलग से दिखाया है, ये एक सील यहाँ पर लगाई गई थी, और यहाँ लिखा था प्लीज चेक कंटेंट्स इफ सील फाउंड ब्रोकन। यानी अगर इस सील को, इस पन्नी को, ये जो ट्रांसपेरेंट सील है, अगर ये ब्रोकन है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर इसे खोलने की कोशिश की गई है, तो कंपनी ये कह रही है कि आप इसके अंदर जो सामान है उसे चेक करें तभी लें। कई जगह पर अमेज़ॉन वगैरह से आप सामान मंगाएंगे तो उनके जो सामान की सील होती है उस पर लिखा होता है प्लीज डोंट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन और इफ द सील इज टेम्पर्ड विद। यानी आप अगर ये देखते हैं कि उस सील को ब्रेक किया गया है तो आप उस सामान को ना लें। तो लगभग इसी तरह का शायद पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा अलग अलग लेवल्स पे व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, लंबी दूरी का व्यापार चल रहा था। मेलुहा से यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन तक सामान की आवाजाही थी, और ऐसी स्थिति में एक लंबी दूरी के व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था कि जो भी सामान भेजा जा रहा है उस सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। तो ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि सील्स का प्राइमरी जो उपयोग था, जो पर्पस था, वो था ऐसे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस या ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो टेम्परिंग है, जो छेड़छाड़ है, उसको प्रिवेंट करना। और शायद चूंकि ये सील किसी मोहर के तौर पे लगाई जा रही थी, यानी हालांकि हम इसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जो आकृतियां और ये जो लिखावट है ये कुछ ना कुछ आइडिया कन्वे कर रही थी। और ये आइडिया या तो किसी, जैसे यहाँ पर एक नाइकॉन जो एक कंपनी है, तो कंपनी अपना नाम यहाँ पर लिख रही है। कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी सील्स में अपने लोगों का प्रयोग करती हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो कि जो ट्रेडर है उसकी पहचान या उसका जो संस्थान है उससे संबंधित कोई जानकारी है। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये माना जाता है कि पॉसिबली इसको एक तो सेंडर की किसी न किसी यानी भेजने वाले की पहचान के तौर पर इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता था, इन छापों को जो कि मोहरों से लगाए जाते थे। और दूसरी माना जाता है कि जो पर्पस था वो था कि जो मटेरियल है उसके साथ छेड़छाड़ रास्ते में ना की जाए। तो सील्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर मैंने पहले सेक्शन में या पहले जो लेक्चर था उसमें बात की थी। यहाँ एसेंशियली आपकी जो बुक है, आपका जो सेक्शन है, वो इसके पर्पस
का विषय उठाता है और ये माना जा रहा है कि इसका एसेंशियल पर्पस कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी व्यापार संबंधी जो एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड था। तो दोस्तों आइए अब हम अगले सेक्शन की बात करते हैं यानी सब सेक्शन की। तो सेक्शन नंबर 7 का जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है लिपि यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे जो आयाम हैं, जो इसके एस्पेक्ट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें जो सबसे रहस्यमयी या सबसे इंट्रीगिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्पेक्ट, वो हड़प्पन लिपि ही है। यहां पर आप 3 चीजें देख रहे हैं, 3 या 4 चीजें देख रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 7.2 को पढ़ लेते हैं। एक रहस्यमय लिपि यानी एनसीईआरटी की किताब में भी जो हड़प्पा की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको एक रहस्यमय लिपि के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है और उसका मूल कारण ये है कि इसे खोजा नहीं जा सका है या पढ़ा नहीं जा सका। तो आइए इसे पढ़ते हैं। पहले, सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर यानी नॉर्मली एक किसी जानवर का चित्र इन सील्स पे बना है। अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसका एक नाम होता है, देयर इज अ नेम, और एक लोगो होता है। ये आप बहुत सारे केसेस में देख सकते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सबका कोई ना कोई लोगो है। आपने देखा होगा एप्पल है, विंडोज है, और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं नाइकॉन, इनका भी है। तो लगभग जितनी बड़ी कंपनीज या कोई भी कंपनी होती है उसका एक नाम होता है और साथ में वो कंपनी एक लोगो भी रखती है। इतिहास कोश हालांकि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है लेकिन उसका भी एक लोगो है और उसके 2 पर्पस हो सकते हैं। एक, जैसा यहां लिखा है कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है उसको उस कंपनी की पहचान रहे, इसके लिए वो लोगो या किसी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि ऐसी स्थितियों में जहां पर कि नाम लिखना संभव ना हो पाए किसी कंपनी के लिए, वहां उसकी पहचान लोगो से हो जाती है। अगर आप कहीं भी एप्पल का केवल लोगो ही देखते हैं तो वो इतना प्रसिद्ध है कि लोगो देखकर ही आपको पता लग जाएगा यहां एप्पल कंपनी की बात हो रही है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि जो मुहर है उसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो शायद कोई नाम है, यानी जिसने भेजा है, जो मालिक है उस कंसाइनमेंट का, जो मटेरियल भेजा जा रहा है उसका मालिक जो है उसका नाम है, और जो आकृति बनी हुई है जो आमतौर पे किसी जानवर की आकृति होती है वो शायद एक लोगो की तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर उसको बनाया गया था ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको भी उस चीज के बारे में पता हो। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। तो अब हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि जो भी भाषाएं होती हैं वो सिलेबल्स पर बेस्ड होती हैं, वर्णमालीय जिसको यहां कहा जा रहा है। जैसे हम ये देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है या जो रोमन स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेट्स पर बेस्ड है। हम ये जानते हैं कि चाहे रोमन स्क्रिप्ट में ABCD, देवनागरी में क ख ग घ, तो हर जो एक वर्ण है या व्यंजन है या स्वर है, एक साउंड देता है, क एक साउंड देता है। अगर आप देखें कि जो हिंदी में देवनागरी के लिए जो हम पढ़ते हैं उसमें हर जो लाइन है वो अरेंज किया गया है उस साउंड के बेसिस पर जो कि गले तक किस भाग से निकलता है। तो साउंड पर बेस्ड अल्फाबेट्स बनाए गए और उन अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़कर वर्ड्स बनाए जाते हैं जो लिपि के तौर पे लिखे जाते हैं और फिर भाषा के रूप में उनको बोला जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के केस में ऐसा लगता है कि ये लिपि जो है, जो कि आमतौर पर हमें मोहरों पर लिखी हुई दिखाई देती है, ये अल्फाबेट्स पर बेस्ड ना होकर इसका जो रूप था वो
पिक्टोरियल था, यानी चित्रों पर आधारित थी। हर चित्र पॉसिबली एक विचार के बारे में है जो पढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसा इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स मिली हैं, अलग अलग लिपियों के सभी पिक्चर्स को जब एक साथ रखा गया तो इस तरह का चार्ट हमें दिखाई देता है, जिसमें लगभग इतनी, जिनकी संख्या 375 से 400 या पॉसिबली इससे भी कुछ ज्यादा रही होगी, वो हमें दिखाई देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली हर पिक्चर एक आइडिया को कन्वे करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है। यहां पर इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस मोहर को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि इस मोहर को बनाते हुए इसमें सबसे पहले जानवर की आकृति बनाई गई थी, और उसके बाद चूंकि जानवर के सींग एक पूरे कोने तक ऊपर तक आ रहे हैं, इसलिए उसके बाद से इसको लिखा जाना शुरू किया गया था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी बाईं ओर पहुंचते पहुंचते जगह कम होने की वजह से लास्ट जो पिक्चर है वो हमें नीचे बनाई गई दिखाई देती है। इससे यह पता लगता है कि यह लिपि यहां से लिखी जानी शुरू की गई थी और इसे इस डायरेक्शन में लिखा जा रहा था, और जब यहां पे जगह कम पड़ गई तो उसको उसी के ठीक नीचे लिखा गया। अब कई लोग ये कहते हैं कि यह लिपि बोस्ट्रोफोडॉन थी, यानी यहां से ऐसे लिखी गई और फिर जब खत्म हो गई तो फिर यहां ऐसे लिखी गई, फिर यहां से ऐसे लिखी गई। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये निश्चित रूप से दाईं से बाईं ओर लिखी जा रही थी। तो यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने एक दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, लेफ्ट में स्थान कम पड़ गया, तो उसने नीचे लिखा, एक चित्र नीचे बनाया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मोहरें यानी सील्स, तांबे के औजार यानी कॉपर के इंप्लीमेंट्स, मर्तबानों के अम्वट यानी जो रिम्स हैं, जो मर्तबान जैसे जो बर्तन हैं उनके रिम्स पर लिखी गई है, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, जो छोटी छोटी पट्टियों पर कुछ कुछ हमें लिखा हुआ दिखाई देता है, आभूषण ऑर्नामेंट्स पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं, अस्थि छड़ें यानी बोन्स की जो छड़ें थी उन पर लिखा दिखाई देता है, इस तरीके की आकृतियां उकेरी गई थी, और यहां तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट, ये सूचना पट्ट जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं साइन बोर्ड, ये असल में धोलावीरा से मिला है और बड़े बड़े अक्षर लिखे गए थे। आप देखते हैं अगर आप किसी भी शहर की रोड पे निकलते हैं तो साइन बोर्ड्स होते हैं, खास तौर पे जब कोई रास्ते कई दिशा में जाते हैं, चौराहे आते हैं, तो हमें इस तरह के साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं जहां पर चिन्ह लगा होता है, डायरेक्शन लगी होती है, या कभी कभी हम नेम प्लेट्स के तौर पे बड़े बड़े चिन्हों को देखते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में एंटर करते हैं तो आमतौर पे लिखा होता है फला फला शहर में आपका स्वागत है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर इस साइन बोर्ड पे क्या लिखा है, लेकिन ये साइन बोर्ड जिस तरह से लिखा गया था, ये एक गेट के ऊपर इंस्टॉल किया गया था, और पॉसिबली उस गेट के अंदर कोई एक ऐसी बिल्डिंग या कोई एक ऐसी संरचना थी जिसकी आइडेंटिटी यहां पर बताई जा रही थी। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, यानी पेरिशेबल चीजों पर, वो चीजें जैसे पत्ते, वो चीजें जो समय के साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, खत्म हो जाती हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो ऐसी चीजों पर अगर लिखा गया था तो वो अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, यानी बड़ी संख्या में, बड़ी जनसंख्या लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी? क्या इस बात का संकेत हमें मिलता है? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सील्स मिली हैं, मोहरों पर बहुत सीमित अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, और आमतौर पर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया है वो तभी संभव हो पाया है जब एक ही टेक्स्ट यानी एक ही पाठ, फर्ज कीजिए कि ये जो पैराग्राफ है
ये एक ही पैराग्राफ दो अलग अलग लिपियों में एग्जैक्टली लिखा गया हो, तो अगर उनमें से एक लिपि को पढ़ा गया है, उसके बारे में जानकारी है, तो उसके आधार पर दूसरी लिपि को पढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसी लिपि जैसे कि हड़प्पा की जो लिपि है, जो पिक्टोरियल लिपि प्रतीत होती है, उसको सामान्य रूप से पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगातार प्रयास हुए हैं इसको पढ़े जाने के लिए। आज तक कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं है जिसको भाषाविदों ने, लिपि के जानकारों ने, हिस्टोरियंस ने सर्वमान्य रूप से एक्सेप्ट किया हो। तो ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमारे सामने है। प्रयास किए जाते रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं स्कॉलर्स के द्वारा कि वो इसके कुछ ऐसे मीनिंग्स या इसको पढ़ने का कोई ऐसा तरीका निकाल पाए जो कि सभी के लिए मान्य हो, जिस पर कोई क्वेश्चन ना उठ सके। लेकिन वो अभी तक तो संभव नहीं हो पाया। यहां कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम हड़प्पा की जो लिपि है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इन सभी फैक्ट्स को अपने जहन में रखें, इनको ठीक ढंग से इनकी जानकारी आपको हो, क्योंकि लिपि से संबंधित जितने भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं वो आपको इन पॉइंटर्स में मोटे तौर पर मिल जाएंगे। अपठित लिपि, हड़प्पा लिपि अभी भी अपठित है। हमने बात किया कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसका अर्थ है कि विद्वान अभी तक इसके अर्थ यानी इसके मीनिंग या संरचना या स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इससे हड़प्पा समाज और संस्कृतियों की बारीकियों को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चित्रात्मक लिपि, लिपि ऐसा माना जाता है कि चित्रात्मक है यानी पिक्टोरियल है, जिसमें ऐसे प्रतीक या सिंबल्स शामिल हैं जो संभवतः शब्दों या ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हर पिक्चर किसी एक वर्ड को या किसी एक साउंड को, और यह भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हर पिक्चर एक शब्द, एक साउंड या एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है। इन प्रतीकों के उदाहरणों में जानवरों, ज्यामितीय आकृतियों और अमूर्त डिजाइनों का चित्रण शामिल है। तो ये जो सिंबल्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जो लिपि में हर जो साइन है, वो साइन आमतौर पर या तो जानवरों का एक साइन है, या कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ज्योमेट्रिक फिगर है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, कोई अमूर्त डिजाइन है जिसके बारे में बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ज्यादातर जानवरों के माध्यम से, जैसे एक बहुत पॉपुलर जो फिगर है, जो सिंबल है, वो फिश का है, वो हमें दिखाई देता है। अलग अलग ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स के माध्यम से इन सिंबल्स को उकेरा गया था, रिप्रेजेंट किया गया था। दाएं से बाएं लेखन की भी हमने बात की है। साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा लिपि को दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट, यानी जब हम देवनागरी को लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, जब हम उर्दू लिखते हैं तो हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि उर्दू की तरह इसे भी दाएं से बाएं लिखा जाता था, जो अरबी जैसी कुछ आधुनिक भाषाओं के समान है। यह विभिन्न कलाकृतियों पर प्रतीकों की व्यवस्था और दिशा से अनुमान लगाया गया है। हमने इसकी बात एक मोहर के एग्जाम्पल से पहले ही देख ली है। संक्षिप्त शिलालेख यानी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस इन मोहरों पर या बाकी कुछ जो सरफेसेस हैं उन पे मिले हैं, उनमें वो बहुत छोटे हैं, बहुत संक्षिप्त हैं, और इसलिए इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा टेक्स्ट जो होता है उसका मीनिंग डिसाइफर करना शायद थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कुछ एक शब्द या कुछ एक पिक्चर्स के माध्यम से उनके मतलब को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। और आमतौर पर इसमें केवल कुछ अक्षर होते हैं। सबसे लंबी जो इंस्क्रिप्शन है वो 26 चिन्हों की है यानी सिंबल्स की है, और ये संक्षिप्तता यानी ये छोटा रूप है वो लिपि को समझने के प्रयासों को जटिल बनाती है। लिपि अलग अलग माध्यमों यानी मीडियम्स के माध्यम से हमें मिली है, जिनमें मोहरें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, तांबे की पट्टियां हैं, इसके बारे में हमने बात की है। मोहरें अक्सर स्टीटाइट यानी सेल खड़ी के पत्थर से या सेल खड़ी
लकड़ी से बनी थी, जिसको हम स्टीटाइट कहते हैं। और मैंने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि इसमें टैल्क होता है जो इसको बहुत सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, और इसलिए इतनी महीन और बारीक कारीगरी या उकेरने का प्रोसेस इन पर किया जा सके। इंस्क्राइब करना मतलब बहुत छोटा छोटा सिंबल्स इसमें बनाने होते थे। हड़प्पा लिपि में लगभग 400 से 600 अद्वितीय प्रतीक हैं, यानी ऐसे प्रतीक हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो हमने बात की थी कि 375 से 400, लेकिन हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। अद्वितीय का यहां मतलब है जो यूनिक सिंबल्स हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं, जो लेखन के एक मानकीकृत प्रणाली का सुझाव देते हैं। जो ये दिखाई देता है इससे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट, हर जगह एक तरीके से स्क्रिप्ट को यूज किया जा रहा था, सेम सेट ऑफ सिंबल्स को हर जगह यूज किया जा रहा था। लिपि मुख्य रूप से प्रशासनिक और वाणिज्यिक संदर्भों में दिखाई देती है, जैसा कि स्वामित्व को चिन्हित करने या सामान को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मोहरों पर। तो हमने इसकी बात की थी। आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो ओनरशिप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी मैंने कोई सामान भेजा तो ये सामान मैंने भेजा है, इसको सर्टिफाई करने के लिए उस मोहर का प्रयोग किया जा सकता था। दूसरा, सामान को प्रमाणित करने के लिए कि ये जेन्युइन सामान है, उसके लिए इसको किया जा सकता था। शिलालेख यानी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मोहरें खास तौर पे एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए गए हैं, जिसमें वर्तमान भारत और पाकिस्तान के हिस्से शामिल हैं। और जहां से मिले हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, बहुत सारे अलग अलग एरियाज से हमें ये सील्स या मोहरें मिली हैं जिन पर ये इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी। अब लिपि के बारे में तो पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब लिपि जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़ना संभव नहीं है, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे। ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये भाषाएं द्रविड़ियन भाषाओं को, कोई जो आज की दक्षिण भारत में बोली जाने वाली 4 मुख्य भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, तो इन भाषाओं से जुड़ी हुई कोई द्रविड़ियन भाषा हो सकता है कि बोली जाती रही हो। लेकिन बिल्कुल भी जब तक लिपि नहीं पता लग जाती तब तक भाषा के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा कि टेक्स्ट क्या है तब तक उसको पढ़ने का तरीका क्या था ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ प्रतीक अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं जो सुझाव देता है कि वे मिश्रित शब्दों या वाक्यांशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य संयोजन एक मछली का प्रतीक है, जिसके बाद कई अन्य संकेत हैं जो संभावित रूप से एक उचित नाम या शीर्षक का संकेत देते हैं। इसको आप, ये थोड़ा सा जटिल विषय है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां सेम सिंबल एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है, आमतौर पे 2 बार यूज हो रहा है। किसी किसी टेक्स्ट में एक सिंबल कहीं कई बार यूज हो सकता है, लेकिन एक साथ टुगेदर ये काफी कम होता है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि सिंबल्स एक साथ रिपीट होते दिखाई देते हैं। ये तथ्य हड़प्पा लिपि की रहस्यमय प्रकृति, यानी इसके बड़े इंट्रीगिंग नेचर तथा विश्व की प्राचीनतम लिखित भाषाओं में से एक को समझने के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करते हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि किस तरफ ज्यादा प्रयास हो रहे हैं या किस तरह से ये कोशिश की जा रही है इस लिपि को पढ़ पाने की। ये एक बड़ा जटिल और बड़ा कठिन काम है इस लिपि को पढ़ पाना, और हमें ये समझना चाहिए कि जब तक ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं मिलता है, शायद ऐसा कोई टेक्स्ट फ्यूचर में मेसोपोटामिया से कहीं से मिल जाए, जहां पर कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी और हड़प्पाई स्क्रिप्ट में कोई सेम टेक्स्ट अगर मिल जाता है, तो क्यूनिफॉर्म जिसे पढ़ा जा चुका है उसके आधार पर इस टेक्स्ट को, इस लिपि को डिसाइफर या इसको खोजा जा सकता है। लेकिन आमतौर पर 2 अलग अलग लिपियों में लिखे गया सेम टेक्स्ट जब होता है तो उस लिपि को पढ़ पाना ज्यादा आसान होता है। तो ये कुछ मार्कर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए, जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, उसमें जो भी कुछ एस्पेक्ट्स अभी तक जिनके बारे में स्कॉलर्स एकमत हैं या जिनको लेकर के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उनका एक खाका, उनका एक फ्रेमवर्क आपके सामने ये पॉइंट्स रखते हैं। इस सेक्शन का जो तीसरा हिस्सा है वो है बाट, यानी वेट्स। विनिमय, मैंने पहले भी कहा है कि विनिमय का मतलब है
एक्सचेंज, जहां पर कि मोटे तौर पर बार्टर के थ्रू कमोडिटीज को एक दूसरे से अदला बदली की जाती रही होगी। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। सूक्ष्म मतलब बहुत ही केयरफुली डिजाइंड, और परिशुद्ध मतलब बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत रिफाइंड प्रणाली, एक बहुत रिफाइंड प्रोसेस जो थी, एक बहुत डिटेल्ड और रिफाइंड प्रोसेस के थ्रू इस पूरे सिस्टम को, एक्सचेंज की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता था। मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि 1 किलो आलू और उसके बदले में 1 किलो चावल को बार्टर किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चीजों को बार्टर किया जा रहा है, अदला बदली किया जा रहा है, उन चीजों का वजन सही है या नहीं है। ऐसे में दो पार्टियों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो इस बात को लेकर नहीं होगी कि सामान क्या है, हो सकता है सामान की शुद्धता को लेकर हो, लेकिन जो सबसे कॉमन कॉन्फ्लिक्ट या जो डिस्प्यूट आएगा वो ये आएगा कि इन दो चीजों का वजन सही है या नहीं। यानी जो दो पार्टीज ने एक्सेप्ट किया कि हां तुम मुझे इतने वजन की वस्तु दोगे और हम आपको इतने वजन की वस्तु देंगे, तो वो जो वजन है, जो वेट है, वो ठीक है कि नहीं है, इसको इंश्योर करने के लिए हम कह रहे हैं एक बहुत सूक्ष्म यानी डिटेल्ड का मतलब यहां हो सकता है कि वजन को बहुत सही ढंग से नापने की प्रणाली, और परिशुद्ध यानी रिफाइंड, जहां पर कि वजन, एग्जैक्ट वजन तक पहुंचने का प्रयास इन लोगों ने किया हो। तो इस तरह की एक सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पे ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। आमतौर पे आप देख सकते हैं क्यूबॉइड के शेप में होते थे, यानी इस तरह से एक कहें कि कोई भी एक डिब्बी होती है, जो चौकोर डिब्बी जिसको हम आमतौर पे नॉर्मल भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके होते थे जो आप यहां देख रहे हैं, और इन पर किसी भी तरीके का कोई इंस्क्रिप्शन हमें नहीं दिखाई देता है। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। अब इसको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है हिंदी का प्रयोग होने की वजह से, क्योंकि यह इस तरह के शब्द हम आमतौर पर अब यूज नहीं करते हैं। द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी और दशमलव का मतलब होता है डेसिमल। मैथमेटिक्स में सिस्टम्स जो होते हैं, नंबर सिस्टम्स जो होते हैं, नंबर्स के माध्यम से हम मैथ्स को पढ़ते हैं, और नंबर सिस्टम्स कई तरीके के हैं। उनमें से जो दो बहुत प्रचलित नंबर सिस्टम्स हैं वो है बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी सिस्टम्स में ये दो नंबर्स का सिस्टम होता है। बाइनरी मतलब 2, तो आमतौर पर यहां पर 0 और 1 का यूज किया जाता है। डेसिमल सिस्टम जो है वो 10 अंकों यानी 10 नंबर्स पर बेस्ड होता है, 0 से 9 तक, जिनको हम डिजिट्स बोलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम्स जो है वो 2 के फॉर्मेशन में चलता है, यानी 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। तो यहां जो बाटों का सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि किसी ना किसी रूप में एक जो छोटे बाट थे वो बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे, यानी कि जैसे 1 2 4 8 16 इस तरह से, और जो बड़े वेट्स थे, हायर वेट्स थे, वो डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम जो है वो 10 20 30 40, तो बाइनरी सिस्टम मल्टीपल्स ऑफ 2 में चलता है और डेसिमल सिस्टम है वो मल्टीपल्स ऑफ 10 में चलता है। तो छोटे उसमें क्या कहेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 8 ग्राम, फिर जब वो बढ़ जाएंगे तो 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो सिस्टम्स थे, दो तरीके थे वेट्स को बनाने के। एक छोटे वेट्स के लिए बाइनरी सिस्टम था जो मल्टीपल्स ऑफ 2 में चलता था, और एक बड़ा सिस्टम भारी वेट्स का जो सिस्टम था वो मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी दशमलव प्रणाली में चलता था। इन दोनों के बीच लिंक क्या था ये कहना बहुत मुश्किल है, हालांकि उस पर भी कोशिश की जाती है कि जो हाईएस्ट वजन था छोटी कैटेगरी का, उसका कोई लिंक था क्या, जो बड़ी कैटेगरी का लोएस्ट वजन था उनके बीच में क्या कोई लिंक था, इसके बारे में भी कोशिश जारी है। हमें ये ठीक से नहीं पता है कि वो सिस्टम क्या था। आज हम उसका
आज हम तौल करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम उसे ग्राम्स में तौलेंगे, लेकिन हड़प्पन लोग उसे ग्राम्स में यूज करते हो इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। तो उनका सिस्टम क्या था, उनकी यूनिट्स क्या थी, जैसे हम कहते हैं ना कि एसआई यूनिट्स होती हैं, कि वेट की किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, ये सब यूनिट्स हैं जिनके थ्रू उनको मापा जाता है। तो ये तो स्कॉलर्स को लगता है कि जो दो अलग अलग लेवल्स के बाट थे उनमें से एक जो था वो इस तरह से बनाया जा रहा था कि उसमें बाट एक दूसरे से 2 के मल्टीपल्स में बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें मेजर किस यूनिट में किया जा रहा था यह कहना बहुत मुश्किल है। लगभग यही बात डेसिमल्स के लिए भी लागू होती है, पर ये दो अलग अलग सिस्टम्स हमें दिखाई देते हैं। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अब आपको ध्यान होगा पिछले किसी एक सेशन में जब हमने मनकों की बात की थी तो हमने चान्हूदड़ों में एक बीड फैक्ट्री के बारे में बात की थी। उस बीड फैक्ट्री के कमरे में हमें कई बाट भी मिले हैं जो इस ओर इंडिकेशन देते हैं कि मनकों को तौलने के लिए शायद उनका प्रयोग किया जाता रहा हो। जो बात यहां लिखी गई है कि आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था, और तराजू के पलड़े मिलने का मतलब यह है कि इस तरह से दो जो वेइंग मशीन थी, उस जहां पर दो वेट्स के थ्रू किसी भी सामान को मेजर किया जा सकता था, ऐसे उपकरण या औजार भी हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये जो 7th सेक्शन है इसके बारे में हमने बात की। एसेंशियली हड़प्पा सभ्यता की 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हमने बात की है, सेशन में बात की है, जिसमें मोहरों के बारे में बात की है, खास तौर पे उनका क्या उपयोग था, उन्हें क्यों बनाया जा रहा था, और चूंकि उसी से ही बहुत गहरे रूप में लिपि का प्रश्न भी लिंक्ड है, क्योंकि जो लिपि है वो ज्यादातर मोहरों से ही दिखाई देती है। तो वो प्रश्न हमने उसको डिटेल में देखा और बाट के बारे में बात की, वेट्स के बारे में बात की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आमतौर पे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें इनमें से किसी ना किसी पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो एक और पड़ाव हमने पार किया एनसीईआरटी की इस किताब के फर्स्ट चैप्टर का, और बहुत जल्द अब हम इसके अलग अलग और बचे हुए आयामों पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। बहुत जल्द किसी और सेशन के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।